आज है 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त से पहले बड़ा ऐलान। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की शिकायत और मदद के लिए एकीकृत पोर्टल बनाने का ऐलान किया है। इस पोर्टल के लिए किसान अपनी सभी शिकायतें और सुझाव एक ही जगह दर्ज कर सकते हैं और उनका समाधान भी समय पर होगा। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों की समस्याओं के समाधान में देरी न हो और पारदर्शिता बनी रहे। बताया जा रहा है कि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त नवंबर या दिसंबर में आ सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुरादाबाद के गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय और बलरामपुर के मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय में 948 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। इनमें 478 अस्थायी और 480 आउटसोर्स पद शामिल है। अस्थायी पदों की अवधि 28 फरवरी 2026 तक तय की गई है और भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सीधी भर्ती और पदोन्नति से होगी, जबकि आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया जेम पोर्टल से पूरी की जाएगी। पदों में फार्मासिस्ट, लैब असिस्टेंट, स्टाफ नर्स से लेकर चपरासी और चौकीदार तक शामिल है। इससे युवाओं को रोजगार और शिक्षा के अवसर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ने लखनऊ के आदर्श पूर्व परीक्षा परीक्षण केंद्र में आईएएस, पीसीएस और अभ्यर्थियों के लिए मेंटर्स की भर्ती शुरू की है। आवेदन की आखिरी तारीख 7 सितंबर 2025 है। मेंटर्स को मुफ्त आवास, भोजन, लाइब्रेरी की सुविधा और प्रति सत्र 500 रुपये मानदेय मिलेगा। चयनित मेंटर्स को हर महीने कम से कम 6 लेक्चर सत्र लेने होंगे। टेस्ट तैयार करने और छात्रों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन देना होगा। आवेदन में उम्मीदवार कर सकते हैं जिन्होंने यूपीएससी, यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा पास की हो या विशेष पाठ्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। कार्यकाल अधिकतम 2 साल का होगा। योगी सरकार ने वाराणसी में दिव्यांगजन के लिए समेकित क्षेत्रीय केंद्र सीआरसी में स्थायी संचालन को मंजूरी दे दी है। इसके लिए रामनगर में 3 एकड़ भूमि निःशुल्क हस्तांतरित की गई है। केंद्र पर दिव्यांगजनों को पुनर्वास, शिक्षा, कौशल विकास और सहायक उपकरणों की सुविधा मिलेगी। लखनऊ और गोरखपुर में भी ऐसे केंद्र स्थायी रूप से चलेंगे। अब तक वाराणसी में सीआरसी का संचालन अस्थायी रूप से हो रहा था। सरकार का उद्देश्य दिव्यांगों को सशक्त बनाना और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। केंद्र पर परीक्षण, अनुसंधान और जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। योगी सरकार ने नई निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 30 को मंजूरी दे दी है। इसमें सेवा क्षेत्र, ई कॉमर्स, ऑनबोर्डिंग, निर्यात क्रेडिट, इंश्योरेंस, डाकघर निर्यात केंद्र और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन जैसी योजनाएं शामिल है। नीति के तहत डिजिटल मार्केटिंग, विदेशी मेलों, हवाई यात्रा, माल ढुलाई और सैंपल उत्पाद भेजने पर आर्थिक सहायता मिलेगी। छोटे निर्यातकों और स्टार्टअप्स को भी लाभ मिलेगा। निर्यात चेयर आईआईटी, आईआईएम में स्थापित होगी। सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। लक्ष्य है कि 2030 तक प्रदेश का निर्यात 2 गुना हो और यूपी वैश्विक हब बने। योगी सरकार ने पैतृक संपत्ति के बंटवारे पर स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क घटाकर कुल 10,000 रुपये कर दिया है। अब केवल 5,000 रुपये स्टाम्प ड्यूटी और 5,000 रुपये निबंधन शुल्क लगेगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द शासनादेश जारी होगा। पहले संपत्ति मूल्य पर 4% स्टाम्प ड्यूटी और 1% निबंधन शुल्क देना पड़ता था। सरकार का मानना है कि इस फैसले से संपत्ति विवाद कम होंगे और लोग आसानी से विभाजन विलेख करा सकेंगे। हालांकि इससे 6.39 करोड़ का राजस्व नुकसान अनुमानित है, लेकिन पारिवारिक झगड़े कम होंगे। योगी सरकार ने लखनऊ और कानपुर में 10-10 मार्गों पर निजी ई बसें चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कैबिनेट बैठक में तय हुआ है कि यह बसें पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर संचालित होगी। लाइसेंस 12 साल के लिए दिया जाएगा। शुरू में प्रत्येक मार्ग पर एक बस चलेगी और बाद में संख्या बढ़ाकर 200 की जाएगी। किराया सिटी बसों की दरों के अनुसार होगा। चार्जिंग और संचालन की व्यवस्था निजी संचालक करेंगे, जबकि पार्किंग और बिजली कनेक्शन सरकार उपलब्ध कराएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025 को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के लिए जरूरी कंपोनेंट्स अब प्रदेश में ही बनेंगे। इससे उत्पादन लागत घटेगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और बड़े पैमाने पर रोजगार सर्जित होगा। नीति अगले 6 साल तक लागू रहेगी और इस पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। निवेशकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन भी मिलेगा। प्रदेश में डिस्प्ले मॉडल, कैमरा सब असेंबली, पीसीबी, लिथियम आयन सेल जैसे 11 प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स तैयार हो गए, जिससे यूपी ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरेगा। रेलवे ने दशहरा, दिवाली और छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए लखनऊ से महबूबनगर और मुंबई के लिए स्टेशन ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया है। गोमती नगर महबूबनगर स्पेशल 28 सितंबर से 2 नवंबर तक हर रविवार चलेगी, जबकि वापसी ट्रेन 29 सितंबर से 3 नवंबर तक हर सोमवार रवाना होगी। वहीं गोमती नगर लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई स्पेशल 27 सितंबर से 1 नवंबर तक हर शनिवार को चलेगी और एलटीटी से वापसी 28 सितंबर से 2 नवंबर तक हर रविवार होगी। इस ट्रेनों में एसी, स्लीपर और जनरल कोच लगाए जाएंगे ताकि यात्रियों को आरामदायक सफर मिल सके। शाहजहांपुर को एक और राज्य विश्वविद्यालय की सौगात मिली है। कैबिनेट ने स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट ने सरकार को लगभग 1 अरब 8 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति उपलब्ध कराई। फिलहाल ट्रस्ट के अधीन चल रहे कॉलेज और संस्थान अब विश्वविद्यालय के अंतर्गत आ जाएंगे। ट्रस्ट की 21.01 एकड़ भूमि में से 20 एकड़ विश्वविद्यालय को दी जाएगी। संचालन के लिए अलग सोसाइटी बनेगी और उच्च शिक्षा विभाग व ट्रस्ट के बीच एमओयू होगा। यह विश्वविद्यालय शाहजहांपुर के युवाओं को उच्च शिक्षा के नए अवसर देगा। लगातार बारिश और हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी के कारण यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कैराना और चौसाना क्षेत्र में हजारों बीघा गन्ना, धान, ज्वार और सब्जियों की फसलें डूब गई, जिससे किसानों में दहशत है। ग्रामीणों ने 2013 की बाढ़ की भयावह यादें ताजा होने की बात कही। कई किसानों की पूरी फसलें जलमग्न हो गई है और अब वे प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उप जिलाधिकारी ने तटबंध का निरीक्षण कर अलर्ट रहने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि विभागों को सतर्क किया गया है और किसानों की मदद की जाएगी। 171 साल पुरानी रजिस्टर्ड डाक सेवा अब इतिहास बन गई है। डाक विभाग ने 1 सितंबर से इसकी बुकिंग बंद कर दी है। इसे स्पीड पोस्ट सेवा में विलय कर दिया गया। ब्रिटिश काल से शुरू हुई यह सेवा सरकारी व कानूनी दस्तावेज भेजने के लिए उपयोगी थी, लेकिन डिजिटल माध्यमों के चलते इसकी मांग घट गई। अब सभी पत्र स्पीड पोस्ट से भेजे जाएंगे, जो तेज, सुरक्षित और ट्रैकिंग सुविधा से लैस है। हालांकि यह सेवा रजिस्टर्ड डाक से महंगी होगी। पहले 22 रुपये में पत्र भेजा जाता था, जबकि अब न्यूनतम 41.30 रुपये चुकाने होंगे। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि चुनाव समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ होंगे। उन्होंने कहा कि वार्डों का गठन परिसीमन के आधार पर किया जा रहा है और मतदाता सूची में मृतकों के नाम हटाने व नए मतदाताओं को जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। राजभर ने बताया कि चुनाव आयोग ने AI सर्वे कराया, जिससे 1.25 करोड़ से ज़्यादा डुप्लीकेट वोटर मिले। इन्हें हटाने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार और प्रशासन निष्पक्ष व सुचारू पंचायत चुनाव कराएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो के ब्राह्मणों पर दिए बयान को लेकर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विदेशी हस्तक्षेप की निंदा करता हूं, लेकिन यह सच है कि देश की सत्ता और संपत्ति कुछ मुट्ठी भर जातियों के कब्जे में है। आजाद ने आंकड़े साझा करते हुए बताया कि 1% आबादी के पास 40% से ज़्यादा संपत्ति है, जबकि बहुसंख्यक वर्ग हाशिए पर है। उन्होंने 3 सुझाव दिए: जातिगत जनगणना, निजी क्षेत्र में आरक्षण और आर्थिक न्याय। उनका कहना है कि यही कदम भारत को मजबूत और समानता वाला बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 सितंबर को कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग लखनऊ के अनुसार
अलीगढ़, मथुरा, आगरा, औरैया, मेरठ, बागपत, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ज्योतिबा फुले नगर, संभल, बदायूं, एटा, महामाया नगर और इटावा में तेज बारिश की संभावना है। भारी बारिश के चलते लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। बारिश से जहां तापमान में गिरावट होगी, वहीं जल भराव और यातायात की दिक्कतें भी बढ़ सकती है। विभाग ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।